में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे। हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता? हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात को कह के रहेंगे। દ્રશ્યોની અંદર જોઈ શકો છો કે યુધવીર સિંહ કે જેઓ સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને એ સિવાય કિસાન સંગઠનો છે અને ગાઝીપુર બોર્ડર પર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તે ગાઝીપુર બોર્ડરની આંદોલન અગવાઈ તેઓ કરતા આવ્યા છે અને એમની અત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. પોલીસ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो नहीं हुआ था वह भी हो गया। बीते 4 महीनों से इस देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस 4 महीने के दौर में न सिर्फ दिल्ली की सीमा पर बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर किसानों की आवाजाही लगातार रही है। न सिर्फ आवाजाही हुई है बल्कि एक संवाद वहां के किसानों से, वहां की पंचायतों से, वहां पर महापंचायत करते हुए और पत्रकारों से बात करने की प्रक्रिया भी इस 4 महीने में लगातार रही है। लेकिन इन 4 महीनों के दौर में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि किसी किसान नेता को गिरफ्तार कर लिया गया हो। इस अंदाज में कि वह बात क्यों कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि किसान की गिरफ्तारी हो गई है। सवाल यह है कि युद्धवीर सिंह जब गुजरात के अहमदाबाद शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे और पत्रकारों से बात करने के दौरान तमाम कैमरा चल रहे थे, तमाम मोबाइल्स पे कैद की जा रही थी तस्वीर, उसी वक्त अगर गुजरात पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने यह कहकर पहुंचती है कि आप बिना इजाजत के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सवाल सिर्फ यहां पर नियम कायदे का नहीं है। सवाल है इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले भी की जा सकती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का इंतजार भी किया जा सकता था। लेकिन जिस अंदाज में गुजरात की पुलिस ने युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार किया, शायद युद्धवीर सिंह के जहन में चरण सिंह का दौर भी याद आया होगा, महेंद्र सिंह टिकैत का दौर भी याद आया होगा। इन दोनों के साथ युवा नेता के तौर पर या युवा किसान नेता के तौर पर या जाट नेता के तौर पर युद्धवीर सिंह काम कर चुके हैं। लेकिन अब उनके पास अनुभव है और इस अनुभव का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए वह अलग अलग जगहों पर घूम भी रहे हैं। लेकिन गुजरात पुलिस ने उन्हें जिस अंदाज में गिरफ्तार किया, उसका मैसेज किसान के लिए है, इस देश के लिए है, गुजरात के लोगों के लिए है, या फिर अब सत्ता धीरे धीरे मुखर हो रही है इसके लिए है। लेकिन इस अंदाज के एक चेहरे को देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि सब कुछ कैमरे में कैद होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि यह गुजरात है, पता चलना चाहिए कि बिना जानकारी दिए यहां पर आप पत्रकारों से भी बातचीत नहीं कर सकते हैं। जरा इस अंदाज को देखिए, लोगों की आवाजाही, पत्रकारों की मौजूदगी, कैमरों की चमक, सब कुछ है। और उसी अंदाज में युद्धवीर सिंह को गुजरात की पुलिस अरेस्ट कर कर किस तरीके से ले गई। अरे भाई जाहिर है ये नजारा समूचे देश ने देख लिया। जाहिर है ये नजारा किसानों के आंदोलन में नए तरीके से ऑक्सीजन का काम भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ कई सवालों ने इस देश के भीतर में जन्म दिया है। क्योंकि अगर आप 3 दिन पहले संसद के भीतर दिल्ली को लेकर बनने वाले कानून की चर्चा को अगर आप एक बार सुन लें, तो आप कहेंगे लोकतंत्र का मंदिर जिसे संसद के तौर पर जाना जाता है, जब वहां पर लोकतंत्र को कोई नहीं पूछ रहा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान को लेकर अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की स्थितियां राजनीतिक दलों की
अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी सत्ता के अनुकूल हो चली है क्या? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि 4 महीने से जब किसानों का आंदोलन इस देश में चल रहा है तो सरकार बात नहीं कर रही है, किसान भी बात नहीं कर पा रहे हैं, और किसान जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों का कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, या बरसों बरस तक यही स्थिति बरकरार रहेगी, यह भी सवाल लगातार पैदा हो रहा है। लेकिन फिर लौटिए इस युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुई है। गुजरात के भीतर आंदोलनों का दौर आखिरी वक्त में हार्दिक पटेल के जरिए देखा गया। उस वक्त वह जिस आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिस नौकरी का जिक्र कर रहे थे, जिस पाटीदार समुदाय को साथ लेकर चल रहे थे, उसके भीतर भी किसानों की एक बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। यानी किसान परिवार से आने वाला पाटीदार समाज के भीतर न किसानी बच पा रही है, ना ही किसी भी तरीके से कोई रोजगार बच पा रहा है, और महंगाई धीरे धीरे चरम पर जा रही है। जिंदगी कैसे चले, हार्दिक पटेल ने एक प्रयास किया। उस प्रयास की सफलता क्या यह थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में चले जाएं? और पाटीदार समाज के भीतर क्या आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता की जीत हार के साथ आंदोलन ही खत्म ना हो जाए, बल्कि लोग यह मानने लगे कि सब कुछ तो चुनावी जीत हार पर टिका है। शायद यह मैसेज समूचे देश के लिए गुजरात में पाटीदार समुदाय के आंदोलन को लेकर था, लेकिन हमें लगता है कि एक कदम आगे किसान आंदोलन ने इस देश को पाठ पढ़ाना शुरू किया। चरण सिंह भी इस बात को कभी कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए कि हम राजनीतिक सत्ता से इतर एक समानांतर या वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के जरिए इस देश में खड़ा करेंगे या खड़ा करने की जरूरत है। महेंद्र सिंह टिकैत को भी माना गया कि दरअसल वह बड़े किसानों के नेता हैं, और उस किसानी के नेता के जरिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता से एक सियासी सौदेबाजी की दिशा में अपने आंदोलन को किसी मुकाम पर पहुंचाया जरूर, लेकिन मौजूदा वक्त का आंदोलन राजनीतिक सत्ता से सौदेबाजी नहीं कर रहा है। राजनीतिक सत्ता सौदेबाजी करके किसानों को तोड़ भी नहीं पा रही है। लेकिन इस देश के भीतर में पहली बार अलग अलग समुदाय के भीतर अपने अपने जो सवाल हैं, उन सवालों ने एक जन्म दिया है कि क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता इस देश को पटरी पर दौड़ा पाने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे लोगों की जिंदगी से दो जून की रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या डिग्रीधारियों की नौकरियों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे इस देश के भीतर में खान पान से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे जाति और धर्म का समावेश करते हुए पहली बार आर्थिक परिस्थितियों ने इस देश के भीतर में कुछ नए संकट खड़े कर दिए हैं। इन्हीं संकटों के मद्देनजर क्या यह माना जाए अब किसान आंदोलन सरकार की आंखों में किरकिरी बने या ना बने, लेकिन किसान आंदोलन पर निगाहें डालकर वह अपने तमाम कमजोरियों को छुपा सकती है क्या? गुजरात का यह मैसेज है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने जिस तरीके से चमकते हुए कैमरे के सामने युद्धवीर सिंह को अरेस्ट किया है, यह मैसेज दरअसल आंदोलन के लिए है और देश के लिए है कि आप इसे देखिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे संसद के भीतर जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर और भारत के बनाए हुए संविधान सभा की उन मीटिंगों का जिक्र हो रहा था कि कैसे संविधान की रचना संघीय ढांचे के तहत की जा रही थी, फेडरलिज्म होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इस देश में की राजनीतिक सत्ता हर सत्ता को हड़पने की स्थिति में आ गई। जहां चुनाव नहीं जीत पाई वहां पर उसने नियम कायदे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी या फिर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का अपने लिए काम करवाना शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र अब खुले तौर पर होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि किसान आंदोलन क्या मौजूदा वक्त में एक ऐसी स्थिति में आकर इस देश के सामने खड़ा हो गया है जहां पर सरकार जब चाहे तब इस किसान आंदोलन को थोड़ा सा डिगाकर समूचे देश का ध्यान इस किसान आंदोलन की दिशा में लाकर अपनी कमजोरियों को छुपा लेगी? क्योंकि एक सच तो यह बहुत साफ है, सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ कर्ज का है,
सरकार के लिए जो जमा पूंजी टैक्स पेयर के पैसे के जरिए जमा होती है उसमें जिस तरीके से कमी आ गई है, बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मी जिस रूप में परेशान है, तमाम यूनिवर्सिटीज में खाली पद और जो भी मौजूद है प्रोफेसर और लेक्चरर, वहां पर भी उन्हें जब पूरा वेतन दे पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। यानी एक लिहाज से आर्थिक परिस्थितियों ने इस देश के हर समुदाय विशेष को, जो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, उसके भीतर अगर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अभी तक इस देश में यही होते आया कि आंदोलन कीजिए और राजनीतिक सत्ता को बदल डालिए। लेकिन इस किसान आंदोलन के दौर में ही और उससे पहले की परिस्थितियों ने एक पाठ इस देश को और पढ़ाया है। यह पाठ बहुत साफ है। आप किसी भी रूप में कैसा भी आंदोलन करें, कितनी भी तादाद में लोगों की मौजूदगी किसी भी रूप में हो जाए, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और चुनाव जो जीतता है वह सही होता है। यह मैसेज दरअसल इस राजनीतिक सत्ता ने अगर देश के सामने रखा है तो सबसे बड़ा अब सवाल यही हो चला है, क्या किसान वाकई कोई वैकल्पिक समानांतर व्यवस्था को बनाने की स्थिति में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में जाकर इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आने वाले वक्त में हम लोग गुजरात आएंगे, गुजरात में रैली करेंगे, राकेश टिकैत भी आएंगे, पंजाब से जुड़े हुए नेता भी वहां पर पहुंचेंगे, और यह जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही गुजरात की पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। सवाल है, यह प्रचार प्रसार करने की जरूरत अगर राज्य को पड़ जाए, वह भी अपने उस हथियार या उस औजारों के जरिए जिसके जरिए राज्य में शांति बनाने की बात होती है, यानी शांति को आप डिस्टर्ब कीजिए। यह गिरफ्तारी, एक गिरफ्तारी अगर अहमदाबाद में हुई है तो दूसरी गिरफ्तारी बेंगलोर में भी हुई है। बेंगलोर में भी किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहां पर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं उठाया गया। यानी आप संवाद बनाने की स्थिति में भी ना आ पाए तो इसके लिए हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को खोलिए, याद कीजिए दिल्ली की सीमा पर जहां जहां किसान बैठे हैं वहां पर सड़कें क्यों खोदी गई, वहां पर कीलें क्यों लगाई गई, वहां पर बाड़े क्यों लगाए गए, सड़कों को रोक बैरिकेड से क्यों बंद कर दिया गया। और यह सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, लगता था कोई युद्ध होने वाला। लेकिन याद देखिए, कुछ भी नहीं हुआ और 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो सारी चीजें हुई है इस दौर में, जो बैरिकेड्स बनाए गए, यह मैसेज देना था। इसका मतलब यह है कि जब स्टेट फेल होने लगे या राजनीतिक व्यवस्था अपने तौर पर जो जरूरत लोगों की है वह अगर पूरी ना कर पाने की स्थिति में आएगी तो वह चीजों को डायवर्ट करने की कोशिश करेगी। और हो सकता है आज नहीं कल किसान आंदोलन ही उसके लिए ढाल के रूप में काम करे या उसके लिए रेड कारपेट के तौर पर काम करे। यह स्ट्रेटजी स्टेट की होती है। और यहीं से यह सवाल निकल रहा है, क्या किसान अगर 4 महीने आंदोलन कर सकता है तो वह 40 महीने भी कर सकता है? क्योंकि अनाज और सड़क किनारे बैठने की परिस्थितियां, परिवार के भीतर के संकट को जूझते हुए एकाकीपन में रहकर आंदोलन का झंडा बुलंद करने की स्थितियां, यह एक ऐसी एक्सरसाइज को किसान जी रहा है जो शायद खेत खलियान में वो हमेशा जीता रहा होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर में अगर सारे किसानों में गुस्सा है, जिस बात का जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं, और समूचे देश में आज अगर भारत बंद था तो इस भारत बंद के मद्देनजर असर पूरे देश में अगर नहीं दिखाई दिया और असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आया, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बाकी जगहों का किसान खुश है। ये किसान कहेंगे, लेकिन सरकार कहेगी आंदोलन आप कर रहे हैं, बंद का ऐलान आपने किया था, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आवाजाही जारी थी तो इसका मतलब है यह आंदोलन कमजोर पड़ गया है। सरकार की अपनी फिलॉसफी होगी, किसानों की अपनी फिलॉसफी होगी, लेकिन इस पूरी फिलॉसफी के केंद्र में देखिए सरकार या राजनीतिक सत्ता ही आकर खड़ी होगी, उसके इंस्टीट्यूशन ही काम खड़े होंगे। कहीं पर सीबीआई खड़ा होगा, कहीं पर ईडी खड़ा होगा, कहीं पर किसी स्टेट की पुलिस खड़ी होगी, जो नजर आ रहा है। आखिरी सवाल यह आता है कि अब किसान करे तो क्या करे? किसान को स्ट्रेटजिकली जिन पंचायतों को वो कर रहा है, महापंचायतों को कर रहा है, ग्रामीण भारत में उसकी अगर दखल बढ़ती चली जा रही है तो इस देश के भीतर में जो अनाज होता है
उसको मंडी के समानांतर अपनी मंडी का प्रयोग करना चाहिए। अपने तौर पर उस मंडी के जरिए संग्रहण यानी भंडारण की जो व्यवस्था है वह भी उसे अपने तौर पर डेवलप करनी चाहिए। जो बेचने की परिस्थितियां हैं वह उसको एक समानांतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को अब उस किसान या अनाज की इकोनॉमी के साथ आंदोलन को जोड़ना होगा, जो अभी तक वह जोड़ नहीं पा रहा है या उसने जोड़ने की कोशिश नहीं की है। यानी जो इकोनॉमी की पाइपलाइन है वह अभी भी स्टेट के हाथ में है, सत्ता के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, और उसकी रखवाली के लिए वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंस्टीट्यूशंस कभी किसी के दरवाजे पर पहुंचकर नोटिस थमा देते हैं या फिर गुजरात में जिस रूप में अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसे दिखा देते हैं। तो क्या यह माना जाए कि किसान आंदोलन के लिए यह एक एसिड पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से अब उसे सोचना है कि उसकी भागीदारी देश के लोगों के बीच में अगर गुस्सा है तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर जाए ही, वो एक समानांतर परिस्थितियों को विकसित कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। हमें लगता है यहां हम आपको एक उदाहरण दे दें, क्योंकि स्टेट के मैकेनिज्म को जरा समझने की कोशिश कीजिए। बार बार इस बात का जिक्र होता है कि किसानों के लिए सरकार खूब कर रही है और सरकार अपने तौर पर लगातार डाटा भी परोसती है। हमने एक प्रयास किया, दिल्ली से सटा हुआ है हापुड़ का इलाका। हापुड़ जहां पे सबसे बड़ी मंडी है अनाज की, ऐसी मंडी है जो कि सिर्फ किसानों के मद्देनजर नहीं बल्कि जो प्राइवेट व्यापारी होते हैं उनके लिए भी। उसका एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, उस डॉक्यूमेंट को हमको लगता है ये जिक्र करना चाहिए। सरकार किसान सम्मान निधि पूरे देश में देती है, इस बात का जिक्र करती है कि 11 करोड़ 75 लाख किसान हैं लगभग, उसमें से छोटे और सीमांत किसानों की तादाद भी लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा की है, इसका जिक्र सरकार करती है। हमने पता लगाया कि हापुड़ में जो किसान सम्मान निधि जो दी जाती है, जो 7 किस्तें दी जा चुकी है अभी तक, यानी पहली किस्त अगर आइएगा तो दिसंबर में शुरू की गई थी 2018 में, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले। उसके बाद से दिसंबर, मार्च 18-19 एक, फिर अप्रैल से जुलाई 2019, फिर अगस्त से नवंबर 2019, हर 4-4 महीने का यह जिक्र करते हुए सरकार किसान सम्मान निधि देती है। हमने सिर्फ हापुड़ का उठाया इसलिए क्योंकि किसान सम्मान निधि के तहत भी इस सवाल को उठाया जा रहा है कि यह भी लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, और जिनके पास पहुंचता है अगर उसकी सारी तादाद देखी जाए तो यह 50% से भी कम है। लेकिन सरकार के आंकड़े नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को अगर आप चुनते हैं तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की जानकारी जो आई, जो पहली किस्त थी दिसंबर से मार्च यानी 2018-19, उस वक्त जो किसान 1,16,104 किसानों को वहां पर सम्मान निधि दी गई। उसकी जो दूसरी किस्त थी उसमें 3,272 किसान कम हो गए, तीसरी किस्त में 1,950 किसान और कम हो गए, चौथी किस्त में 10,268 किसान और कम हो गए, पांचवी किस्त में 3,655 किसान और कम हो गए, उसके बाद 16,933 किसान कम हो गए, और सातवीं किस्त में 15,383 किसान और कम हो गए। यानी पहली किस्त जो 1,16,104 किसानों को किसान सम्मान निधि की रकम दी गई थी, वह इस बार से मतलब है जो दिसंबर और मार्च यानी दिसंबर 2020 और 2021 के मार्च के बीच के 4 महीनों में जो किस्त दी गई वह सिर्फ 64,643 किसानों को दी गई, यानी 51,461, 51,461 किसान कम हो गए। यह सरकारी डॉक्यूमेंट है। सिर्फ हापुड़ का हमने बताया, और हापुड़ का इसलिए क्योंकि दिल्ली से सबसे करीब है, हापुड़ इसलिए क्योंकि वहां पर बड़ी अनाज की मंडी है, हापुड़ इसलिए क्योंकि वहां पर किसान की इकोनॉमी काम करती है। सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर किसानों को चाहिए कि अपने आंदोलन को पुख्ता बनाना है तो उन्हें एक सिस्टम भी डेवलप करना होगा, ठीक वैसा ही सिस्टम जैसे दिल्ली की सीमा पर चाहे गाजीपुर चले जाइए, टिकरी चले जाइए, सिंधु बॉर्डर चले जाइए, शाहजहांपुर चले जाइए, सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक की व्यवस्था, सोने के लिए खटिया की व्यवस्था, मच्छरदानी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था सिस्टमेटिकली वहां पर की गई है, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, और तकलीफ हो रही है तो उसमें सहभागिता हो।
क्या ये स्थिति इस देश के ग्रामीण इलाकों में और पंचायतों और महापंचायतों के जरिए ये नहीं आ सकती है? क्योंकि चौखंबा राज का भी जब अध्ययन करना शुरू करेंगे या महात्मा गांधी की पूरी फिलॉसफी का अध्ययन जब आप करना शुरू करेंगे तो महात्मा गांधी जन सरोकारों के जरिए एक समानांतर व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते थे। यही उनकी ताकत थी। जहां पर वो जो कहते थे जनता उस पर लागू नहीं करती थी बल्कि उसको लागू कराने में लग जाती थी। यह स्थिति किसान आंदोलन के भीतर 4 महीने में क्यों नहीं पैदा हो पा रही है, या इस दिशा में वह क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश के भीतर में गुस्सा है, और ये फैक्ट तो है ही, इस देश के छात्रों से मिल लीजिए, शिक्षकों से मिल लीजिए, इस देश की गृहिणियों से मिल लीजिए, इस देश के भीतर में मजदूरों से मिल लीजिए, इस देश के छोटे और सीमांत किसानों से मिल लीजिए, गुस्सा हर किसी में है। लेकिन यह गुस्सा इतना बटा हुआ है या बिखरा हुआ है कि उसके पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता को विरासत में जो सिस्टम मिलते चला गया उसी के मातहत वो काम करती है, और उस पर कोई आंच ना आए इसके लिए उसका एक प्रचार तंत्र चलता है, जिसमें मीडिया की भूमिका भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। और अब मीडिया के जरिए जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसी को सच मानना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं है सूचना तंत्र को लाने या बतलाने या दिखलाने के। एक बड़ा तबका अभी भी उसी पर निर्भर है, और इसी को राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल कर लेती है। इसके समानांतर किसानों को भी क्या सूचना तंत्र को अपने तरीके से मजबूत नहीं करना होगा? क्या उन्हें इस रूप में एकजुटता के साथ साथ नहीं आना होगा जो अलग तबका है, जो मीडिया के भीतर का ही जो तबका है, जो तमाम जगहों पर आपको दिखाई देता है कि हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहा है या कैमरा लेकर घूम रहा है, बता रहा है कि हम यूट्यूब के जरिए जानकारी देते हैं। कलेक्टिव वे में चीजों को रखने का प्रयास आंदोलन की जरूरत होनी चाहिए। और आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि उसमें 4-5 चेहरे नेता होते हैं, बल्कि पहचान उसके अलग अलग कामों के जरिए होती है। कौन देखेगा गांव की मंडी, कौन उसका विस्तार करेगा, उसमें कौन बिक्री में बढ़ेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज बेचना है तो किस तरीके से किसान का संगठन उसमें काम करेगा, किस तरीके से इसकी जानकारी देने के लिए उसका अपना मीडिया तंत्र काम करेगा, किस तरीके से अगर कोई गिरफ्तारी, जिस रूप में युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई, अगर ये होती है तो उसकी जानकारी कैसे और किस रूप में सही तरीके से सूचनाओं के जरिए दी जाए, एक मिनट्स टू मिनट दी जाए, जिससे जानकारी देश को मिल पाए कि इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है राजनीतिक सत्ता का, और हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम रहे, तब आप अल्टरनेटिव पैदा कर पाएंगे। अन्यथा स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन बहरहाल पहली बार एक गिरफ्तारी हुई है, और ऐसी गिरफ्तारी जो बताने के लिए हुई, दिखाने के लिए हुई, ठीक उसी तरीके से जैसे लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर में जब दिल्ली को लेकर कानून बनाया जा रहा था तो जो दुहाई दे रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, लेकिन बीजेपी को छोड़कर जो दूसरे राजनीतिक दल के नेता थे, तमाम लोगों ने संविधान की दुहाई दी। और जब किसानों का आंदोलन भी चल रहा है तो संविधान की ही दुहाई दी जा रही है, उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसकी दुहाई दी जा रही है। किसानी जो स्टेट का मसला और सेंटर ने उसको कैसे हथिया लिया है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का ये कतई मतलब नहीं होता है कि जो समुदाय उस प्रभावित हो रहा है उससे बिना आप कोई संवाद बनाए कोई भी नियम कायदे इसलिए लाद दें क्योंकि आपको चुन लिया गया है और इस 5 साल तक आपकी तानाशाही बरकरार रहेगी। आप जो मन चाहे सो कर सकते हैं और 5 साल के बाद चाहे तो आप चुनाव में हरा दीजिएगा। ये डायलॉग कांग्रेस तक की सत्ता में ठीक था। मौजूदा वक्त में तो चुनाव भी उस मैकेनिज्म का हिस्सा है जिसके भीतर अगर वोटर फिट नहीं है तो किसान फिट कैसे बैठेगा, समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।